मांगी गई वस्तु की कुल मांगी गई मांग। इसको y से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको c से रिप्रेजेंट करते हैं। वस्तु की कुल मांग। समग्र मांग में अंतिम वस्तु में बोलना पड़ता है। कुल मांग में बोल सकते हैं ना? अंतिम वस्तु कुल मांग ही बोल सकते हैं। कुल मांग हाँ बोल सकते। अंतिम वस्तु में बोलते हैं ये बताना। हाँ तो मैं भी बोल रहा हूँ कुल मांग बोलता है। बना दिया बनाना कौन सी है? चलिए 0 100 200 300 400 500 ये बात अपन निकाल ली थी। 0 100 200 300 400 500 जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन कितना था भाई साहब? ओए जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन कितना था? जीरो है 60 रुपए 100 में कितना था? 130 130 200 में 270 270 यहाँ 410 ओके ये बात आप समझ गए। आई कितना? आई अपन को मान के चलना है। दो प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, एक होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाता है। किस मोटिव से किया जाता है? प्रॉफिट मोटिव से किया जाता है, ठीक है ना। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट अपने को ले लेना, अपने को लेना कौन सा वाला? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऐसा मानना है कि इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है? गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ आपने इतना कंजम्पशन कितना है? सी लिया है तो 60 ही मान लीजिए। आपको ग्राफ बनाने में आसानी रहेगी। 60 60 60 60 और 60 हर लेवल में कितना रहेगा? 60 रहेगा। एडी एडी कितना आएगा? क्यों बताएगा? सी प्लस आई। सी कितना? 120 आ जाएगा। ये कितना आएगा? 190। ये कितना आएगा? 260। ये कितना आएगा? 330। ये कितना आएगा? 400। ये कितना आएगा? 470। ओके अब जरा ध्यान दें, जहां आपकी इनकम और कंजम्पशन बराबर होते हैं, जहां आपका y किसके बराबर होता है? c के बराबर होता है, इसको बोलते हैं बीईपी। क्या बोलते हैं बेटा? बीईपी। बीईपी का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु। कौन सा बिंदु? सम विच्छेद बिंदु या ब्रेक इवन पॉइंट। आएगा समझ में? प्रश्न पूछा गया सम विच्छेद बिंदु कौन सी अवस्था होगी? जहां c लेस देन y या ग्रेटर देन या इक्वल क्या होंगे? जहां दोनों चीज क्या होगी? बराबर। आपने पढ़ा होगा सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण, ब्रेक इवन वैल्यू एनालिसिस, बिजनेस ट्रेडिंग नियंत्रण वाले चैप्टर पढ़ते हैं। जब कंट्रोलिंग वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पूछा जाता है सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण क्या होता है? एनालिसिस ऑफ द ब्रेक इवन पॉइंट। वह स्थिति जहां पास न लाभ होता है न हानि। आएगा समझ में? वह स्थिति जहां व्यापार लाभ में रहता न हानि में रहता, उसको बोलते हैं सम विच्छेद। क्या बोलते हैं? सम विच्छेद। तो इसको क्या बोलेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट। आएगा समझ में? यहाँ ना तो सेविंग हो रही है ना ही हमारा लॉस हो रहा है। आई बात समझ से क्या बोलते हैं? इसको ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये समझ में आया। इनकम 0 से लेकर कहां तक लेना है? 500 तक। कंजम्पशन 60 मैंने बताया कभी उपभोग में शून्य नहीं होता है, इस चीज को दिमाग में आप लोगों को रखना है, ठीक है। इसके बाद सीधे से बढ़ता जाएगा 70 के गैप से। क्लियर होगी बात? इन्वेस्टमेंट कौन सा लेना? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट आपको लेना। क्लियर होगी बात? अब सर कर्व कैसा बनेगा वो चीज पर ध्यान देते हैं। y एक्सिस x एक्सिस ओरिजिन, ठीक है। अब देखिए यहां लेना है इनकम। क्या लेना है? इनकम। यहां लेंगे आप लोग एडी, सी और आई। सी का कर कहां से स्टार्ट होगा? ध्यान देगा कहां से स्टार्ट होगा? यहां पास से स्टार्ट होगा, यहां पास से, यहां पास कहां से स्टार्ट होगा? सी से। अरे 20 से 20 से स्टार्ट होगा। हाँ 60 से 60 से। हाँ 0 से स्टार्ट नहीं होगा। नहीं हो क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियल
वो कर रहा था, वो कर रहा है। वो कभी शून्य नहीं होगा। तो कैसा बनेगा, ध्यान दीजिए, ऐसा बनेगा सी अगर, नहीं, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा ऐसा बीच वाला। बीच वाला बनेगा, मिडिल वाला। आई बात सॉल्व में ये सी हुआ। इसको क्या बोलते हैं, शांत रहिएगा, इसको क्या बोलते हैं भाई साहब, जो गैप है कर बता क्या, इसको क्या बोलते हैं, जो गैप है बीच में, ऑटोनॉमस कंजंक्शन। किससे रिप्रेजेंट करते इसको, सी बार। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी बार से रिप्रेजेंट। जीरो लेवल आप इनकम पे जितना भी आप कंजंक्शन करते हो उसे बोलते हैं स्वायत्त उपभोग या ऑटोनॉमस कंजंक्शन। ये क्या होता है, हमेशा शून्य के ऊपर से क्या होता है, बनता है। किस ऊपर से, शून्य के ऊपर। इसको कहाँ से पूरा किया जाता है, पुरानी बचपन, ओल्ड सेविंग का उपयोग करके इसको पूरा किया जाता है। क्लियर है। अब देखिए इसके ठीक पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये किसका कर्व बना होगा बताइए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये किसका कर्व बना हुआ है, आई। किसका कर्व बना हुआ है, आई। कौन सा इन्वेस्टमेंट लेकर चलना है अपने को, स्वायत्त निवेश। क्या लेकर चलना है, स्वायत्त, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट लेकर चलना है। आई बस इसलिए इसके एक्सिस बन रहा है पैरेलल टू एक्स, एक्स अक्ष के समानांतर क्या होता है, बनता है। समझ में आ गई बात यार। अब इसके बाद एडी, एडी किसका प्लस है, सी प्लस आई, सी प्लस आई। तो इसके ऊपर से बनेगा एडी कर, कुछ यहां पास से एडी कर बनेगा, ये आपका एडी बना। एडी कितना हो जाएगा, सी प्लस आई। सी के तो ऊपर ही बनेगा ना, कि नहीं बनेगा, सी की वैल्यू के ऊपर ही बनेगा। अच्छा ये बताइए क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, बीच में जो गैप है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बीच में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों, 130 200 70 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये गैप इसी कारण क्यों आ रहा है, एडी में सी के बीच का अंतराल क्यों, सी और एडी के बीच का अंतराल क्या है, आई। सी और एडी के बीच का अंतराल क्या है, आई। यदि आई ना होता तो सी और एडी एक जैसी हो, मतलब आई ने ही दिक्कत दी ना, ये दोनों साथ में रहते, साथ में बनते। यदि आप इसमें से आई माइनस कर देना, एडी में आई क्या कर दे, माइनस कर दे, तो ठीक सी की वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू आ जाएगी सी। माइनस करके देखना तो देख भी सकते हैं आप, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ठीक है ना। ये डिफरेंस क्या शो कर रहा है, इन्वेस्टमेंट क्या शो कर रहा है भैया, इनके बीच दूरी बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट। आई बात समझ में नहीं तो साथ में ही रहता है एडी और सी। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट, सरकार ने इन्वेस्टमेंट डाल दिया, जिसके कारण क्या हो गया, एडी और सी क्या हो गए, दूरियां बना के रह गए। आई बात समझ में। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कई प्रश्न पूछ लिया जाता है, आपको एलोकेट कर देगा, इस पॉइंट को बताइए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर, इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट करता है। आई बात समझ में कि नहीं आई, बना लीजिए आप लोग कर एडी का शेड्यूल बना लीजिए, अपने सुख सुभाव में बनाएंगे, आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की। कैसे कर रहा है, इधर से इधर नहीं, क्या किया आगे यहाँ से
बना लें। क्या बात तो होता है क्या? क्या 60 जितना अपन ने वो कंजम्पशन किया कंजम्पशन शुरुआत में कंजम्पशन किया 60 जीरो डेवलपमेंट को जितना कंजम्पशन उतना कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट हमेशा इससे रहता है क्योंकि आपका कोई क्लास में नहीं है नहीं है वाली क्लास में अब आप पूरे चैप्टर को मिस करते हैं बड़ा लेके थोड़ा समझ में आ जाए जी वो वाला पॉइंट क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट सम विच्छेद बिंदु सम विच्छेद बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट सम विच्छेद बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। चलिए हो गया। मेरा प्रश्न ये है आप लोगों से एडी का कर अपवर्ड स्लोपिंग क्यों बना? समग्र मांग वक्र ऊपर की ओर ही क्यों बना? मांग है नीचे की ओर मांग बढ़ती हुई रहती है, मांग बढ़ रही रहती है, मांग बढ़ रही पर घटती रहती है। नहीं स्थिर रहती है, स्थिर समझ बढ़ रही बताइए अपवर्ड स्लोपिंग क्यों? आप अपवर्ड स्लोपिंग कर कब बनता है? ऊपर की ओर जाता हो तब कब बनता है? जब डायरेक्ट रिलेशन हो या इनडायरेक्ट रिलेशन? डायरेक्ट। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व तभी बनेगा जब किसी चीज में पॉजिटिव रिलेशन हो। कैसा रिलेशन हो? पॉजिटिव, इसको अपवर्ड स्लोपिंग। आइए समझें अपवर्ड स्लोपिंग कैसे भी है? पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ रही ना, इनकम जैसे जैसे बढ़ी हमारा एडी भी क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारा एडी भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। आइए अब यह रिलेशन किससे मेंटेन किया जा रहा है? इनकम। इसका रिलेशन किससे मेंटेन किया जा रहा है? इनकम से रिलेशन। इतना आसान किसी के साथ हो सकता है। हंसना चाहिए, हंसने वाली बात इसमें कुछ थी नहीं, दूसरों पर हंसने बहुत अच्छा लगता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इसका कर्व अपवर्ड स्लोपिंग क्यों बनता है? अपवर्ड स्लोपिंग इसलिए बनता है ताकि कि उनके बीच का रिलेशन कैसा रहता है? सीधा डायरेक्ट रिलेशन था। इनकम से हम रिलेट कर रहे हैं सारी चीजों को, तो इनकम और एडी का रिलेशन कैसा रहता है? डायरेक्ट रहता है। कैसा रहता है? सीधा संबंध रहता है, इसलिए इसका संबंध अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। इनके बीच का जो वो है स्लोप, ना तो क्या है डाउनवर्ड स्लोप, क्या बोलते हैं इंक्रीजिंग रेट है ना डिमिनिशिंग रेट? कौन सा रेट है? स्ट्रेट लाइन। क्या है? स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधा संबंध इनके बीच है, और स्ट्रेट लाइन मतलब समान रूप से संबंध सबके बराबर है। डिफरेंस बराबर है कि नहीं?
आई बात समझ में? इसलिए इसका ना तो अपवर्ड बनता ना इंक्रीजिंग रेट से बनता ना डिक्रीजिंग रेट से, सीधा करके क्या होता है बनता। ठीक है, ये एडी का कर्व बना लिया अपन, एडी समझ में आ गया, एडी की डिफिनेशन मैं आपको पहले लिखवा दिया था। एडी कर्व हो गया, कंजम्पशन हो गया। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है आपको याद ही होगा, क्या होता है कंजम्पशन फंक्शन भाई? उत्पादन फलन किसे कहते हैं? उपभोग फलन किसे कहते हैं? उपभोग फलन किसे कहते हैं? निवेश फलन किसे कहते हैं? जो उत्पादन निवेश फलन क्या है? मेरे को क्या है? पूंजी का वस्तु होती है। क्या होता है? ठीक है, एडी यहां से पूरा होता है। अब अपन समझेंगे एएस। क्या समझेंगे? एएस। एएस मतलब क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई, समग्र पूर्ति। क्या होती है समग्र पूर्ति, इसको समझने का प्रयास करें। एडी यहां से क्या होता है खत्म। अब पढ़ेंगे अपन एएस। दिक्कत बनाने को चलिए अब पढ़ेंगे अपन एएस। ध्यान देंगे एएस है क्या, समग्र पूर्ति है क्या, इसको समझने का प्रयास करें। समग्र पूर्ति, समग्र मांग की परिभाषा आपको याद ही होगी। एडी क्या होता है? एडी ये होगा एएस, एग्रीगेट सप्लाई। देखिए बेटा बात नहीं करें, एएस का मतलब क्या? एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? एग्रीगेट सप्लाई refers to money value of final goods and services that all the producer or willing to supply in a economy in a given time period। एक अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अवधि में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादक के पास बेचने के लिए उपलब्ध हैं। बेचने के लिए क्या है? उपलब्ध। बिकी नहीं, बेचने के लिए क्या है? उपलब्ध। एक बार पूरे बात से आपको ध्यान सुने। एक अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अवधि में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं एक उत्पादक के पास बेचने के लिए क्या है? उपलब्ध है, उसे क्या बोलते हैं अपन? समग्र पूर्ति। एग्रीगेट सप्लाई refers to money value of final goods and services that all the producer are willing to supply। इच्छा रखते, बेचने की इच्छा रखते हैं। इकोनॉमी गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय अवधि में, उसे क्या बोलते हैं अपन? एग्रीगेट सप्लाई। प्रश्न पूछा जाता है 2 नंबर में, सीधे परिभाषा आती है कि भैया समग्र पूर्ति से आप क्या समझते हैं? डिफाइन द एग्रीगेट सप्लाई। तो परिभाषा आपको ऐसे ही लिखना है जिसमें नंबर आपके कटे। बात समझ में आई कि नहीं? तो समग्र पूर्ति क्या होती है मैं आपको समझा दिया। एक अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अवधि में आयु से जितनी भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं उत्पादक के पास बेचने के लिए उपलब्ध हैं एक निश्चित कीमत पर, उसे क्या बोलते हैं? समग्र पूर्ति। क्या बोलते हैं? समग्र पूर्ति। आइए बात समझ। समग्र पूर्ति को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एएस। क्या बोलते हैं? एएस बोलते हैं। क्लियर हो गई बात की नहीं? और समग्र पूर्ति का ही दूसरा नाम है बेटा जी, दूसरा नाम है नेशनल इनकम। क्या नाम बेटा जी? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एएस। आइए समझो। तो समग्र पूर्ति को ही राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। समग्र पूर्ति का एक दूसरा नाम क्या है बेटा जी? एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू नेशनल इनकम। ये इनकम के बराबर होती है एग्रीगेट सप्लाई आपके में। किसके बराबर होती है? इनकम की क्या होती है? बराबर होती है एग्रीगेट सप्लाई। आई बात समझ में? अब बताइए अपन इनकम को किससे रिलेट कर रहे हैं बेटा? वाई से। इनकम को किससे रिलेट कर रहे हैं? वाई से। तो वाई बराबर क्या एएस नहीं, सॉरी एएस बराबर क्या वाई नहीं हो सकता? हो सकता है। एएस किसके बराबर हो सकता है? वाई के बराबर हो सकता है। मतलब राष्ट्रीय आय के बराबर क्या है हमारी? समग्र पूर्ति। क्या है? समग्र पूर्ति। ये बात आप समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम?
अब देखिए जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई है क्या होती है बेटा जी, किसके बराबर होती है? नेशनल इनकम के बराबर होती है। अच्छा ये बताइए जो भी आपके इनकम के पोर्शन होते हैं, इनकम कितने भागों में बटी होती है? आपकी इनकम कितने भागों में बटी होती है बताइए? आपकी इनकम में कितने पोर्शन करते हैं? एक कंजम्पशन करते हैं, एक दूसरा क्या करते हैं? बचत सेविंग करते हैं। आपके पास जो भी आय आती है उसके दो हिस्से होते हो, एक क्या कर लेते हो? कंज्यूम कर लेते हो, खाना पीने में खर्च हो जाता हो, गुड्स और सर्विसेज को यूज करने में खर्च हो जाता हो। दूसरा भाग क्या करते हो? बचा लेते हो। क्या कर लेते हो? बचा लेते हो। तो इसके कितने अंग हो गए बेटा जी कि भैया y बराबर आय। आय मतलब यहाँ कौन सी आय? राष्ट्रीय आय। कौन सी आय? राष्ट्रीय आय। तो भैया राष्ट्रीय आय बराबर क्या हो जाएगा? उपभोग व्यय प्लस बचत। ये किसका सूत्र बन गया बेटा जी? राष्ट्रीय आय बोले तो एएस, राष्ट्रीय आय बोले तो एएस, समग्र कुल। क्या बोलते हैं? समग्र कुल। अच्छा समग्र मांग का क्या नाम है यार? दूसरा नाम है समग्र मांग का क्या नाम है बेटा? समग्र मांग का दूसरा नाम क्या नाम है? दूसरा समग्र मांग का दूसरा नाम भूल गया तो कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर बताया था ना। समग्र मांग का दूसरा नाम क्या? टोटल एक्सपेंडिचर। राष्ट्रीय का दूसरा नाम सॉरी समग्र कुल का दूसरा नाम क्या? राष्ट्रीय नेशनल इनकम। बात समझ में आई कि नहीं है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? क्या बात आप समझ गए? अब देखते हैं तो सी आपने पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ? पढ़ा हुआ है ना? सी आपको पढ़ाया गया। तो सबसे पहले उपभोग में क्या होते हैं? उपभोग फलन किसे कहते हैं? कंजम्पशन फंक्शन। उपभोग फलन किसके बीच का संबंध होता है? और उपभोग के बीच का क्या संबंध होता है? आइए समझ में। फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड कंजम्पशन दैट या उपभोग फलन। कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन, उपभोग फलन। क्लियर हो गई बात की नहीं? सही बात, उपभोग फलन ही बोलते हैं, कंजम्पशन फंक्शन। क्लियर हो गई बात? अब देखिए ध्यान सुनिएगा, यहाँ देखिए यदि आप यह सेविंग निकालना चाहें तो कैसे निकालना? बचत सेविंग, इसको एस से रिलेट कर दो। सेविंग, सेविंग कैसे भैया? आपकी जीरो लेवल ऑफ इनकम तो सेविंग कितनी होगी? जीरो ही होगी। बहुत बढ़िया। यहाँ इनकम कितनी है आपकी? 100। इनकम कितनी है? 100। खर्च कितना करें? 130। यहाँ बचत हो रही है, यहाँ भी जीरो ही होगी। जीरो नहीं होगी, -30 होगी, या -30 होगी। यहाँ कितनी होगी? यहाँ जीरो इनकम है, -60। यहाँ कितना बेटा? 200। 200 क्या? जीरो। यहाँ कितना है? कितना खर्च कर रहे? 30 रुपए क्या हो गए? बच गए। यहाँ कितना है? यहाँ कितना? 60 रुपए बच गए। यहाँ कितना? यहाँ कितना हो गया? 90 रुपए। ये समझ में आया कि नहीं आया? सेविंग कैसे निकला? तो क्या सेविंग जीरो से स्टार्ट हो रहा है? निगेटिव, माइनस से स्टार्ट हो रहा है। आई बात समझ में? सेविंग जो आपकी बचत है वो कहां से हो रही है? स्टार्ट निगेटिव, माइनस से क्या हो रही है? ऋणात्मक हो सकती है। प्रश्न पूछा गया क्या बचत ऋणात्मक हो सकती है? आई मतलब बचत आपकी ऋणात्मक हो सकती है। क्या कंजम्पशन शून्य हो सकता है? कंजम्पशन शून्य नहीं हो सकता। आई बात समझ में? कभी किसी व्यक्ति का उपभोग शून्य नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात? बचत अब बचत भी हो सकती है, डिस सेविंग उसको बोलते, क्या बोलते हैं? डिस सेविंग। क्लियर हो गई बात? अब देखिए अब क्या निकालना है आपको? एएस। क्या निकालना है? एएस। एएस का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का सूत्र क्या हो गया आपका? सी प्लस एस। ध्यान दें यहाँ सी कितना है? 60। एस कितना है? -60। प्लस का 60 माइनस का 60 क्या होगा? जीरो। 130 प्लस का है, माइनस से कितना है? 30। कितना आएगा? 100 प्लस का कि माइनस का? प्लस। यहाँ कितना है? 200। यहाँ कितना है? 0। कितना होगा? 200। यहाँ कितना है? 270। ये प्लस है 300 होगा कि 240 होगा? 300 होगा।
400 होगा। यहाँ कितना होगा? 400 और 500। 400। यहाँ कितना होगा? 500। 500। देखिए इनकम इक्वल टू एएस है कि नहीं? देखिए 0, 100, 200, 300, 400, 500। एएस भी कितना है? 0, 100, 200, 300, 400, 500। क्या कुछ गलत बोला गया है? कुछ भी गलत नहीं बोला गया है कि भैया आपकी राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है? आपकी एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। यहाँ सिद्ध भी तो हो रहा है राष्ट्रीय आय किसके बराबर है? आपकी एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। आई बात समझ में कि नहीं आई? कोई दिक्कत, कोई समस्या आप लोगों को नहीं ना? ये बात आप समझ, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं? इसको बना लीजिए, बात करते हैं। थोड़ा मुझे डिस्कस करना है, किसके बात? कि अगर आप ये पता है सेविंग फंक्शन भी आते हैं। सेविंग फंक्शन वाई और एस वाई और एस है, अभी आप ये पता है अभी इसकी बात करते हैं, सेविंग फंक्शन की।